सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जिसमें शामिल थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, टिकटॉक। जो टैक्स लोग भर रहे हैं उनके पैसों से अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। नेपो किड्स मतलब नेपोटिज्म से आए बच्चे सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, जबकि देश की एवरेज इनकम सिर्फ $1300 की है। अब ये वायलेंस से प्रेशर इतना बढ़ गया कि हमारे करप्टेड पीएम केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। पीएम ओली का एंसेस्ट्रल होम जो भक्तापुर में मौजूद था उसे जला दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को तो गलियों में चप्पलों के साथ पीटा गया। उस समय लोगों में गुस्सा काफी बढ़ गया। लाठियां, बोतलें जो उनके हाथ में आया, पत्थर जो भी हाथ में आया, उन्होंने उससे जवाब दिया। कई वाटर कैनन ट्रक्स के शीशे भी तोड़ दिए और ये नेपाल का सबसे वायलेंट दिन बन गया। जेनजी एंटी करप्शन प्रोटेस्ट ने पूरे देश को आज हिला के रख दिया है। करीब 19 से 22 लोगों की मौत हुई और पार्लियामेंट जला दी गई और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा इंटेंस हो गए कि नेपाल की हिस्ट्री में इन्हें सबसे बड़े हे गाइस, सोचिए आप एक देश में रहते हो, आप उस देश के स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई काम। आपकी उम्र 14 से 15 या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक की है। आपकी सरकार बिल्कुल करप्टेड है, अच्छे से करप्टेड है। सारे मिनिस्टर्स, सारे काउंसिल मेंबर्स, जबकि सारी की सारी पार्लियामेंट तक करप्टेड है। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, कोई आपकी बात सुनने को राज़ी ही नहीं है। आप जो मेहनत करके टैक्स भर रहे हो वो यूज़ किया जा रहा है सरकार की अयाशी भरी ज़िंदगी में और उनके बच्चों की फॉरेन लाइफस्टाइल और ट्रिप्स पे। अब एक बार को आपके अंदर तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सरकार तो आपकी बात सुनने से रही, आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहोगे, तो यहाँ आपके पास एक जरिया है सोशल मीडिया का। जी हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इस सब से आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि सरकार तो आपकी बात सुन ही नहीं रही और साथ वाले लोग भी सभी परेशान हैं। तो सोचिए, जब आपने ऐसा करना चाहा तो सरकार ने आपसे ये एक लौता हक भी छीन लिया। जी हाँ, गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे 26 ऐप्स पे बैन लगा दिया। अब आपके अंदर गुस्सा और बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन आई, आप सड़कों पे उतर आए। नहीं, कोई हंगामा करने के लिए नहीं, बल्कि एक पीसफुल सा प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि आप सरकार के पास जाके इस चीज़ का विरोध कर पाओ और ये बैन हटा दिया जाए। लेकिन सरकार ने आगे से क्या किया, इस प्रोटेस्ट को वायलेंट डिक्लेयर करके आपके सामने एक्शंस लेने शुरू कर दिए। जी हाँ, रबर बुलेट्स चली, टीयर गैस फेंकी गई, वाटर कैनन चले गए और यहाँ तक कि फायरिंग भी की गई। जी हाँ, आपके साथ ये सब कुछ हुआ। जो दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके साथ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं, अपने हाथ ऊपर करके आपने दिखाया भी कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, तब भी आपके साथ ऐसा किया गया। 19 लोग आपकी आंखों के सामने मारे गए, जिसमें आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके लविंग वंस मौजूद थे। अब इसके अगले दिन आपका जो गुस्सा ये बैन को हटाने में था, ये गुस्सा टोटली बदल के सरकार को हटाने पे चला जाता है। अगले दिन आपके सारे देश के यंगस्टर्स मिलके सरकार को ही गिरा देते हैं। जी हाँ, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये कोई स्टोरी या मूवी का सीन नहीं है, ये नेपाल के 2025 सितंबर के असली हालात हैं। जी हाँ, ये जेनजी एंटी करप्शन प्रोटेस्ट ने पूरे देश को आज हिला के रख दिया है। करीब 19 से 22 लोगों की मौत हुई और पार्लियामेंट जला दी गई और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा इंटेंस हो गए कि नेपाल की हिस्ट्री में इन्हें सबसे बड़े राइट्स यानी काला दिन घोषित कर दिया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट नेपाल में कैसे हुए और क्यों हुए और आखिरकार लोगों में इतना गुस्सा क्यों आया। तो चलिए शुरू से डे बाय डे डिटेल में समझते हैं। अब पहले समझते हैं कि आखिरकार इतने लोग गुस्से में क्यों आए। देखिए, नेपाल में करप्शन का इशू बहुत पुराना है। पॉलिटिशियंस और उनके फैमिलीज जो टैक्स लोग भर रहे हैं उनके पैसों से अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। नेपो किड्स मतलब नेपोटिज्म से आए बच्चे सोशल मीडिया पे अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, जबकि देश की एवरेज इनकम सिर्फ $1300 की है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर का है। अब लोग अब्रॉड जाने के लिए मजबूर हैं और यहाँ की इकोनॉमी 30% तक अब्रॉड जाने वाले लोगों जो पैसे कमा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अब देखिए, यहाँ कस्टोडियल डेथ्स
बढ़ रहे हैं, बैड गवर्नेंस चल रही है और इकोनॉमिक डिस्टेबल हो रही है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं और जेन ज़ी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन्होंने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया और वायरल वीडियोस में पॉलिटिशियंस के करप्शन स्कैंडल्स दिखाए, जैसे एयरबस का स्कैम जो 2017 में हुआ था। लेकिन गवर्नेंस ने उनकी आवाज़ को ढकने के लिए 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जिसमें शामिल थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, टिकटॉक। और ऑफिशियल रीज़न दिया कि इन्होंने भाई हमारे देश में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और इससे हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या फिर प्रेसिडेंट की प्राइवेसी को, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और सब जानते भी हैं कि ये सेंसरशिप थी एंटी करप्शन मूवमेंट को रोकने के लिए। अब कई ग्रुप्स जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कंडेम किया कि यहाँ ये सब कुछ जो हुआ वो बेवजह हुआ। अब जेन ज़ी जो 18 से 28 साल के स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने इसे पर्सनल लिया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को अपना टूल बनाया था अवेयरनेस के लिए। और साथ ही साथ नेपाल की बड़ी परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे और टूरिज्म चलता है सोशल मीडिया के सर पे। लोग कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से या फिर और कई ऐप से। तो इसका मतलब अगर सरकार ने उनसे सोशल मीडिया का हक छीना, मतलब उनकी रोजी रोटी ही छीन ली। ये गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये कहानी बन गई नेपाल की सबसे बड़ी राइट्स की। अब चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। शुरुआत होती है 4 सितंबर से। सोशल मीडिया पे इस दिन बैन लगा था और लोग काफ़ी गुस्से में आ गए। अब यहाँ जेन ज़ीज़ ने ऑफलाइन रह के कई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू की, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और कई पोस्टर्स लगाए इधर उधर ताकि लोगों को अगर वो मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो वो स्कूल्स या कॉलेजेस में आके हो सकते हैं। अब यहाँ कई तरह की प्लानिंग की गई कि आखिरकार इस बैन को कैसे हटाया जाए और फाइनली कुछ देर बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। काठमांडू और दूसरे सिटीज़ में हज़ारों लोग निकले और उन्होंने स्लोगन्स लाए कि एंड करप्शन नॉट सोशल मीडिया, और साथ ही साथ एक बड़ा स्लोगन था यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये दिन काफ़ी पीसफुल था, टेंशन बिल्ड हो ही नहीं रही थी। गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर किया, सोचा कि बैन से आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। सड़कों पे कई लोग उतर आए। अब ये प्रोटेस्ट चलते रहे और 8 सितंबर तक आते आते एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो गई। प्रोटेस्ट बड़े होते गए और 8 सितंबर को असली क्लाइमेक्स आया। करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग काठमांडू में, जो नेपाल की कैपिटल है, पार्लियामेंट के बाहर गैदर हो गए और ये जेन ज़ीज़ लेड कर रहे थे। इसमें कई बच्चे भी शामिल थे जो स्कूल यूनिफॉर्म में थे, वो स्टूडेंट्स भी थे। डिमांडिंग कर रहे थे कि जुडिशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो और रिफॉर्म्स देखने को मिले। अब पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और लाइव एम्यूनेशन भी यूज़ की। क्लैशेस काठमांडू और सुनसारी डिस्ट्रिक्ट्स में हुए। प्रोटेस्टर्स ने बार्ब्ड वायर्स तोड़ दी और सिक्योरिटी बिल्डिंग पे हमला कर दिया। पुलिस ने आगे से गोलियां चलाई और इस दिन अनफॉर्चुनेटली 19 लोग मारे गए, जिसमें से 17 काठमांडू में और 2 सुनसारी में मारे गए। ये ज़्यादातर यंग प्रोटेस्टर्स थे और इनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। अब वहाँ करीब 400 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, जिनमें से 300 की हालात तो ज़्यादा ही ख़राब थी। अब हॉस्पिटल्स जो काठमांडू के आसपास और पार्लियामेंट के आसपास मौजूद थे वो टीयर गैस से भरे हुए थे। वहाँ ट्रीटमेंट करना पॉसिबल था ही नहीं, तो इन लोगों को अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई टीयर गैस से। अब उस समय लोगों में गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। लाठियाँ, बोतलें, जो उनके हाथ में आया, पत्थर, जो भी हाथ में आया, उन्होंने उससे जवाब दिया। कई वाटर कैनन ट्रक्स के शीशे भी तोड़ दिए और ये नेपाल का सबसे वायलेंट दिन बन गया। अब यूनाइटेड नेशंस और एम्नेस्टी ने कंडेम किया कि यहाँ पुलिस को एक्सेसिव फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें करने देना चाहिए था। पहले खुद ही टीयर गैस फेंकी और खुद ही अब पछताएंगे। अब अगला दिन 9 सितंबर, गुस्सा पीक तक पहुँच गया था। कर्फ्यू के बावजूद प्रोटेस्ट जारी थे। प्रोटेस्टर्स ने काठमांडू में पार्लियामेंट तक पहुँच गए। उन्होंने बैरियर्स तोड़ दिए, सड़कों पे टायर्स जलाए और पुलिस के साथ डायरेक्टली क्लैश किया। अब आखिरकार वो पार्लियामेंट में पहुंचे कैसे? देखिए, हजारों की तादाद में लोग सिंगा दरबार, जो कि एक गवर्नमेंट का कॉम्प्लेक्स है, उसे घेर कर बैठ गए। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स लगी थी, उन्होंने क्रॉस कर लिया और अंदर घुस गए। वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी और मिनिस्टर्स के घर जला दिए। जैसे हमारे महान PM ओली का एंसेस्ट्रल होम
जो भक्तापुर में मौजूद था उसे जला दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को तो गलियों में चप्पलों के साथ पीटा गया। ये क्लिप आप देख सकते हैं कैसे सर पे पड़ रही हैं उसके। और अब उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट हैं और उन्हें देख के लगता है कि लोगों ने अपना गुस्सा अच्छे से उतारा है। अब ये वायलेंस से प्रेशर इतना बढ़ गया कि हमारे करप्टेड पीएम केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। इंटीरियर मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी उसी टाइम रिजाइन कर दिया कि भाई बात मेरे पे ना आ जाए, मैं तो पहले जाऊं, और सोशल मीडिया से बैन उठा लिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, एयरपोर्ट्स बंद हैं, आर्मी पेट्रोल कर रही है और अभी आगे की कंडीशन का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है। अब आगे क्या होगा? आर्मी ने कंट्रोल लिया, कर्फ्यू जारी करा गया और स्कूल्स बंद कर दिए गए और प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट की मांग रखी। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को पीएम बनाना चाहते थे ये प्रोटेस्टर्स, क्योंकि इनका कहना है कि वो एंटी करप्शन की सिंबल है। अब यहाँ तक आते आते डेथ्स का नंबर 22 का हो गया, क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ काठमांडू और सुनसारी में ही नहीं बल्कि बाकी स्टेट्स में भी चल रहे थे और सारे गाँवों में भी चल रहे थे। अब आप इन क्लिप्स को देखिए, ये नेपाल की ही है, लेकिन ये किसी मीडिया के द्वारा नहीं आई। फॉर्चुनेटली जिस दिन नेपाल में ये प्रोटेस्ट हुए वहाँ एक फॉरेन टूरिस्ट मौजूद थे जिनका यूट्यूब पे चैनल भी है और इनके चैनल का नाम है वी हेट द कोल्ड। अब फॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस सारे सीन का व्लॉग बनाया है और इसे यूट्यूब पे अपलोड भी किया है। और जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त इस वीडियो पे करीब 20 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और इससे इनके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी बड़े हैं, 1.5 लाख से सीधा 3,40,000 हो चुके हैं। आप इनकी वीडियो को यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कैसे लोग गुस्से से भर रखे हैं, कैसे बिल्डिंग्स में आग लगाई जा रही है, कैसे ये पूरा सिक्योरिटी टावर जल रहा है, कैसे लोग पार्लियामेंट का गेट तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, कैसे ये लोग इंजर्ड हुए हैं, कैसे इनकी आंखों में टीयर गैस भर रही है, फिर उठ के लड़ने के लिए अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये सब है जो आज हमें नेपाल में देखने को मिला और इसकी ही वजह से नेपाल ने अपना हक वापस ले लिया। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस पे आते हैं। उनकी रेपुटेशन एंटी करप्शन के खिलाफ काफ़ी स्ट्रांग है और जेनजी प्रोटेस्टर्स ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। उनकी कैबिनेट में काफ़ी यूथ और इंडिपेंडेंट्स लोग शामिल थे और इनका पहला मेन गोल है रिफॉर्म्स को लेके आना। और क्या आप जानते हैं 10 सितंबर को यूथ प्रोटेस्टर्स ने स्ट्रीट्स को भी साफ किया। जो उन्होंने वहां टायर्स को जला के डेब्रिस फैलाया था या फिर जो गवर्नमेंट की टीयर गैस या फिर उनकी फायरिंग या फिर उनके ही वजह से जो कुछ डैमेज हुआ था उन्होंने उसे हटाया और साफ किया और ये दिखाया कि उनकी मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब इस सब के बीच एक ख़राब चीज़ भी हुई जो थी जेल ब्रेक्स की। जी हाँ, कैदी जेल से भाग गए। करीब 12,500 प्रिजनर्स फ्री हुए जिससे सिक्योरिटी फियर्स काफ़ी बढ़े। लेकिन सरकार का कहना है, जो नई सरकार बनी है उसका कहना है कि इन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। अब क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया के बैन के बाद प्रोटेस्टर्स ने डिस्कॉर्ड का यूज़ किया था इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि बैन प्रूफ था और VPN लगा के इसे यूज़ किया गया। अब देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है जो लोग एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि भाई नहीं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं होगा, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई ऐप नहीं थी। और इससे हमें पता चलता है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो इतनी सी चीज़ से भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ नेपाल के लोगों ने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिखाया, उन्होंने डिस्कॉर्ड को डाउनलोड किया और VPN लगा के उससे देश भर में और देश के बाहर में कॉन्टैक्ट्स किए। अब कई अटैक्स इस प्रोटेस्ट के बीच जर्नलिस्ट में भी हुए थे, जैसे रिपब्लिक टीवी के कई रिपोर्टर्स इंजर्ड हुए। अब ये सब कुछ हुआ और हमारे देश के भगवान जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कर्की को कंग्रेचुलेट किया। प्रोटेस्ट्स अब काम हो चुके हैं, लेकिन लीडर्स बोल रहे हैं कि फाइट अभी भी जारी रहेगी जब तक रिफॉर्म्स नहीं मिल जाते। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं बल्कि सालों की फ्रस्ट्रेशन से हुए। करप्शन, नेपो किड्स के लाइफस्टाइल, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपाल की पॉलिटिक्स में ये कोई नई बात नहीं है। 1950, 1990s, 2006 ये करीब 3 बार पहले भी हो चुका है और इस बार तो ये एक बड़े लेवल पे हुआ। अब फ्यूचर्स में कई रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन अभी टेंशन है क्योंकि इंडिया जैसे नेबर्स भी देख रहे हैं और लोगों को डर है कि भाई अगली बारी इंडिया की तो नहीं। अब भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी गलियों में चप्पलों से मारा जाए। अब गाइस, नेपाल के रायट्स एक वेकअप कॉल हैं।
क्या आपको लगता है कि ये बदलाव लाएंगे? कमेंट्स में बताइए और बताइए कि क्या जेन ज़ी ने सही किया या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा प्लीज़, ताकि ऐसे करंट अफेयर्स आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे इन्फॉर्म्ड।